Hello students, myself Parth Patel from Knowledge High School Nadiad. We are going to study today chapter number 3 of physics, that is motion in a straight line. So first of all, we will discuss that how many topics of this chapter you have already studied in your standard 9. You have already studied motion in standard 9. So उस वक्त आपने कितने टॉपिक्स पढ़े थे उसका पहले डिस्कशन कर लेते हैं. सो इन स्टैंडर्ड 9 यू हैव स्टडीड डिस्प्लेसमेंट, देन you have also studied path length, after that you have studied topic that is speed and velocity. So we are also going to study average speed and average velocity in this chapter, as well as these are the topics of 9th standard. We are going to study this in detail, as well as we are also going to study instantaneous speed and instantaneous velocity. This year. So in 11th standard you are also going to study these two new topics, that is instantaneous speed and instantaneous velocity. After these two you have already also studied, that is average acceleration. So this time we are going to study this average acceleration, but a bit more detail in 11th standard, as well as we are also going to study instantaneous acceleration. After instantaneous acceleration, on the basis of this we are going to derive kinematics equation. So you have already derived that equations in standard 9th, but in 11th standard we are once more going to derive that equations, that is kinematics equation, that are also known as equations of motion for uniformly accelerated motion. So this time we are going to once again derive this kinematics equations, and one more new topic is there for you this year, and that is relative velocity. So this is new topic for you, that is relative velocity, and on the basis of this kinematics equation we are also going to study free fall. So these are the topics that we are going to learn this year. So now let us discuss first of all the heading of this chapter, that is motion. So we have to first of all discuss that what is motion. So our first topic of this chapter is motion. So आपको पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो या तो स्टेशनरी होगी या फिर मोशन में होगी. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक दिस बोर्ड. सो दिस बोर्ड इज राइट नाउ स्टेशनरी. अब आप देखिए मैं अभी आप लोगों के रिस्पेक्ट में राइट नाउ आई एम इन मोशन, मैं चल रहा हूं, ठीक है. फिर विंग्स ऑफ फैन, वी कैन नॉट से दैट फैन इज मूविंग, फैन कहीं जा नहीं रहा, लेकिन फैन के जो विंग्स है, ब्लेड्स है, दैट ब्लेड्स आर परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. सो व्हेन फैन इज ऑन, एट दैट टाइम ब्लेड्स ऑफ फैन आर इन मोशन. उसके बाद आप एग्जांपल लीजिए इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है.
सो दिस मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइफ। हम डे टू डे लाइफ में ये मोशन को कई बार देखते हैं, लेकिन हम आज क्या करेंगे, हम उसी मोशन को आज से पढ़ेंगे ये चैप्टर में। सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स अवर पाथ ऑफ द मोशन विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पे हमारा जो पाथ है वो कभी कर्व नहीं होगा। उसके लिए हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे, अगर मेरा पाथ कर्व हुआ तो क्या। लेकिन अभी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जा रही है तो उसके मोशन को हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ व्हाट इज मोशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज मोशन। सो हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या है। तो अभी आप लोग मुझे बताओ मोशन क्या है। हाँ मुझे पता है, आप लोग जो बोलेंगे वो मुझे सुनाई नहीं देगा, ये तो वीडियो लेक्चर है, लेकिन आप दिमाग में अपने आप तो सोच सकते हैं ना कि मोशन यानी क्या। सो मुझे अगर मैंने किसी स्टूडेंट को पूछा तो मुझे मैक्सिमम आंसर्स यही मिलेंगे कि अगर कोई चीज मूव हो रही है तो उसे हम मोशन में कहेंगे। बट दिस इज नॉट परफेक्ट डेफिनेशन। हमें इस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी, इसलिए अभी हम जो मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि हम डेफिनेशन में कोई गलती ना करें। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल के लिए मैं एक कार ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये मेरी कार है, मैं जैसी भी ड्रॉ करूं वैसी। कोई ऐसा मत बोला सर ये कार होती है, मैं यहां पे जो भी मैंने ये ड्रॉ किया है वो कार है, समझ लो। ठीक है, इसके ये 2 पहिए हो गए, मतलब पहिए 4 होंगे लेकिन हमें सामने से मतलब साइड व्यू से हमें कितने दिखेंगे, सिर्फ 2। सो इसीलिए मैंने बोला 2 पहिए है साहब, वरना क्या कितने 4 होंगे। सो यहां पे मैंने एक कार ली, अभी इस कार में चलाने वाला भी कोई चाहिए। सो लेट अस टेक वन ड्राइवर। अभी ड्राइवर बैठा है तो कार का मालिक भी होगा। कोरोना चल रहा है, कोरोना में आगे नहीं बैठेगा, कार का ड्राइवर बोलेगा मैं तो पीछे बैठूंगा, वरना कोई पुलिस वाला हरी पत्ती थमा ले जाएगा इसके पास से। सो हमें अभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, तो हमने यहां पे फिगर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। सो आगे ड्राइवर बैठा है, पीछे मालिक है कार का। सपोज इसका नाम हम दे देते हैं सनी। सो यहां पे ये जो ड्राइवर है वो सनी है और ये है बनी। ठीक है, मतलब रणवीर कपूर नहीं है ये जवानी दीवानी वाला। ठीक है, ये कार का मालिक है बनी, और यहां पे रोड पे से कोई इन दोनों को जाते हुए देख रहा है। अभी लॉकडाउन है तो कौन मिलेगा रास्ते में, पुलिस वाले ही मिलेंगे ना। तो शायद यहां पे कोई पुलिस वाला है, वो ये कार को आगे जाते हुए मतलब इस तरफ जाते हुए देख रहा है। ठीक है, अभी इन दोनों को नाम दिया तो इसको भी देना पड़ेगा, वरना ये गलत मान जाएगा। सो इसलिए चलो इसे भी नाम दे दिया हनी। ठीक है, सो यहां पे अब हमारे पास 3 पर्सन है। फर्स्ट इज सनी, अनदर इज बनी एंड थर्ड वन इज हनी। हियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मोशन ऑफ सनी। मतलब कि हम पहले सनी किस कंडीशन में है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अगर ये सनी की सिचुएशन को समझना है या तो उसका कोई ऑब्जर्वेशन लेना है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वर चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हनी को ऑब्जर्वर बनाते हैं। अगर हनी को ऑब्जर्वर बनाया तो हनी के रिस्पेक्ट में आप सब कहेंगे कि हमने अभी बोला डेफिनेशन में कि अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मूव हो रही है, तो वो मोशन में है। ठीक है, सो हनी के हिसाब से ये सनी मोशन में है क्योंकि ये पूरी कार आगे जा रही है। सो यहां पे सनी की पोजीशन चेंज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू हनी, अगर हनी ऑब्जर्वेशन लेगा तो हनी कहेगा
कि सनी इज इन मोशन। ठीक है, उसके बाद अब हम ऑब्जर्वर चेंज करते हैं। अगर ऑब्जर्वर बनी होगा तो क्या उसे ये सनी मोशन में दिखेगा? नहीं, इसके लिए तो मोशन में था, लेकिन बनी के लिए, तो बनी के लिए ये सनी किस कंडीशन में होगा? तो बनी के लिए ये सनी है वो रेस्ट कंडीशन में होगा। सो सनी इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू बनी। सो यहां पे हनी के अकॉर्डिंग सनी मोशन में है, लेकिन बनी कह रहा है नहीं ये तो रेस्ट कंडीशन में है। सच किसका मान है? सो यहां पे दोनों पर्सन सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम अगर इतना ही बोलेंगे कि कोई चीज मूव हो रही है, दैट इज कि कोई चीज सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, सिर्फ उसका मतलब हम मोशन नहीं ले सकते। हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उस मोशन की डेफिनेशन को परफेक्ट बना सकते हैं। एंड दैट परफेक्शन इज अवर ऑब्जर्वर। यहां पे वो परफेक्शन कौन लाएगा हमारी डेफिनेशन में? ऑब्जर्वर लाएगा। अगर मैं ऑब्जर्वर चेंज करूंगा तो यहां पे मेरी कंडीशन चेंज हो रही है। अगर मैंने ऑब्जर्वर ही हटा दिया तो मुझे कोई कंडीशन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, सो इसीलिए यहां पे हम ये मोशन में है या रेस्ट कंडीशन में, वो किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। बिना कोई ऑब्जर्वर के हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि सनी मोशन में है या रेस्ट कंडीशन में। एंड दैट्स व्हाई आवर डेफिनेशन ऑफ मोशन इज, इट इज a situation in which object changes its position with the passage of time with respect to its surroundings। सो यहां पे ये जो वर्ड है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ये जो पूरे वर्ड्स है, ये सभी वर्ड्स हमारी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो यहां पे व्हाट इज मोशन? सो मोशन इज अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यहां पे ये बनी और हनी, वो सनी के लिए क्या होंगे? सराउंडिंग्स होंगे। अगर मैं सराउंडिंग्स में बनी को सिलेक्ट करूं तो रेस्ट कंडीशन मिलेगी, सराउंडिंग्स में मैंने हनी को सिलेक्ट किया तो मुझे ये मोशन में मिलेगा। ठीक है, सो यहां पे ये विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसके बिना ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो अगर ये नहीं लिखेंगे तो अगर 1 मार्क का ये VSQ होगा व्हाट इज मोशन, तो हाफ मार्क कट हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम एक और पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सो मैंने अभी बोला कि अगर मैंने ऑब्जर्वर हटा लिया तो मुझे क्या ये मोशन वाली कंडीशन मिलेगी? अगर मैं ये हनी जो पुलिस वाला है उसे यहां से मैं डंडे मार के उसे निकाल दूंगा तो यहां पे ऑब्जर्वर ही नहीं रहेगा, और ऑब्जर्वर नहीं मतलब कोई कंडीशन ही नहीं मिलेगी, बिकॉज मोशन की डेफिनेशन में ये विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट है। सो अगर सराउंडिंग्स ही नहीं तो कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगा नहीं। इसीलिए ये रेस्ट और मोशन, ये दोनों कैसे कॉन्सेप्ट्स है? सो ये दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स है। हमें ये रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर के रिलेशन में ही मिलेगा। अगर ऑब्जर्वर को हटा दिया तो हमें ये कंडीशंस नहीं मिलेगी। और इसीलिए ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, उसे याद रखना, दैट इज
रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। सो यहां पे जो रेस्ट कंडीशन है और मोशन कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स है, और इस डेफिनेशन के हिसाब से आप रेस्ट की डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि रेस्ट में क्या होगा, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सो रेस्ट की डेफिनेशन इसके हिसाब से या इस डेफिनेशन के ऊपर से आप लिख सकते हैं दैट रेस्ट इज अ सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट does not changes its position with the passage of time with respect to its surroundings। ठीक है, सो हम रेस्ट की डेफिनेशन भी अपने आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। सो यहां पे हम ये मोशन और ये दोनों जो पॉइंट्स है, डेफिनेशन एज वेल एज दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो हमने रेस्ट की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो मोशन की स्टडी है, वो मोशन की स्टडी फिजिक्स के कौन से ब्रांच में आती है। सो द स्टडी ऑफ दिस मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डन अंडर द ब्रांच नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम ब्रांच पढ़ेंगे, दैट इज mechanics। So what is mechanics? So mechanics is a branch of, अभी फिजिक्स की ही ब्रांच होगी, so this is branch of physics in which object in motion is studied। सो मैकेनिक्स मतलब ये एक फिजिक्स की ही ब्रांच है, और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा हो उसकी स्टडी हम करते हैं। नाउ दिस मैकेनिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू अनदर ब्रांचेस। फर्स्ट इज, सो मैं यहीं से उसका क्लासिफिकेशन बनाता हूं। सो हमारी पहली ब्रांच है काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट ब्रांच इज काइनेमेटिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते होंगे हम? सो हम काइनेमेटिक्स में मोशन को ही पढ़ते हैं, लेकिन विदाउट एनी रीजन, बिना कोई कारण पूछे या समझे हम मोशन को अगर पढ़े तो वो काइनेमेटिक्स में इंक्लूड होता है। सो इन काइनेमेटिक्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज विदाउट, V/O मीन्स विदाउट, सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज is studied। मतलब कि मेरे मोशन का कॉज क्या है ये मुझे पूछना नहीं है, मुझे सिर्फ वो मोशन हो रहा है उस मोशन के रिलेटेड ही स्टडी करनी है। सपोज एक एलिफेंट है, उड़ रहा है, मुझे नहीं जानना कि वो कैसे उड़ रहा है, या वो उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है। अगर हाथी उड़ रहा है तो उसके रिलेटेड उसके मोशन की जो भी पढ़ाई है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस ब्रांच नोन एज काइनेमेटिक्स। सो हम काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? सो इन काइनेमेटिक्स हमने जो आगे डिस्कशन किया था इंट्रोडक्टरी सेशन में, दैट इज पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, दिस ऑल इज स्टडीड इन ब्रांच नोन एज काइनेमेटिक्स। अब उसके बाद दूसरी ब्रांच, सो दूसरी ब्रांच का आपको आइडिया आ ही गया होगा, शायद नाम नहीं पता होगा लेकिन ब्रांच का तो आइडिया आ गया होगा कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे। उसमें हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ इट्स कॉज को स्टडी करेंगे। सो दैट ब्रांच इज नोन एज डायनेमिक्स। सो इन डायनेमिक्स व्हाट वी आर स्टडिंग,
So in dynamics, motion of an object is studied with its cause. मतलब कि मोशन हुआ तो क्यों हुआ, वही मोशन के कॉज के साथ अगर हम मोशन को पढ़ेंगे, then that is included in branch known as dynamics. So in dynamics, motion of an object is studied with its cause. अभी आप सोच लो, कोई भी मोशन है तो वो क्यों होगा. सपोज ये चौक है, उसका मोशन हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, नीचे की डायरेक्शन में. तो क्यों हुआ, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. सो विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स चौक नीचे जाएगा ही नहीं. सो कोई भी चीज मोशन में क्यों है. सपोज मैंने ये चौक को फिर से हॉरिजॉन्टल फेंका, दैट इज आई एम थ्रोइंग दिस चौक हॉरिजॉन्टली, देन इन दैट कंडीशन ऑल्सो व्हाट आई एम अप्लाइंग, आई एम अप्लाइंग फोर्स. सो कॉज ऑफ एनी मोशन इज फोर्स. सो द स्टडी रिलेटेड टू फोर्स, द स्टडी रिलेटेड टू फोर्स, अभी फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा, उसके बाद मोमेंटम और फोर्स है, ठीक है. फिर अगर फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क आएगा, फिर हम वर्क करेंगे तो एनर्जी भी मिलेगी. सो एनर्जी. सो इन सबके रिलेटेड जो भी स्टडी है दैट इज इंक्लूडेड इन डायनेमिक्स. सो अभी आपको ये पूरा मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये तीनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है. नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मोशन. अभी ये टाइप्स ऑफ मोशन है ना, उसको हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. मतलब मोशन को हम काफी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम अभी जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा रास्ता कवर करती है, उसके हिसाब से जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ मोशन. और ये टाइप्स हमने किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है. सो वी हैव डिड दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ path covered by an object. So now we are going to discuss types of motion on the basis of path covered by an object. So यहां पे सबसे पहली टाइप हमें मिलेगी, that is rectilinear motion. So our first type of motion on the basis of path covered is rectilinear motion. अभी ये rectilinear वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि rectilinear means any object moving on a straight path. So यहां पे in rectilinear motion क्या होगा, so path will be a straight line. पाथ एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है. और ये स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे. अभी इसका एग्जांपल्स आप सब कह सकते हैं. सो एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन आर, सो एनी व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दैट आर एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. सो व्हीकल्स moving on straight road. उसके बाद व्हीकल्स मतलब ट्रेन भी आ गया, ट्रेन के लिए यहां पे ट्रैक आ जाएगा, ठीक है. सो एनी व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ हैव रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ इसके सिवा और एक एग्जांपल है जो व्हीकल्स के अलावा है, दैट इज
दिस मोशन, सपोज मैंने कोई एक चौक है यहां से छोड़ दिया, तो वो क्या कर्व मोशन नहीं करेगा, ठीक है, वो सीधा नीचे जाएगा. दैट इज एनी ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग फ्रीली कवर्स स्ट्रेट मोशन. सो हियर हमारा और एक एग्जांपल है, दैट इज फ्री फॉल. सो दिस फ्री फॉल इज एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, और इसीलिए इस चैप्टर में हम फ्री फॉल को भी स्टडी करेंगे. नाउ नेक्स्ट टाइप इज, सो दूसरी टाइप है कर्वीलिनियर मोशन. अभी नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि पाथ कैसा होगा, कर्व होगा, ठीक है. सो हियर कर्व पाथ विल बी देयर, और कर्व पाथ में जो भी मोशन होगा उस मोशन को कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन. ऐसे एग्जांपल्स अभी आप इसके भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देगा, सो इसीलिए अभी मैं ही आपको बता देता हूं कि कर्व पाथ दैट इज कर्वीलिनियर मोशन के एग्जांपल्स है मोशन ऑफ रोलर कोस्टर. आपने रोलर कोस्टर देखा होगा, ठीक है, उसका मोशन कभी सीधा नहीं होता. अगर रोलर कोस्टर का मोशन सीधा हो गया तो हमें रोलर कोस्टर में बैठने में ही मजा नहीं आएगा, ठीक है. सो मोशन ऑफ रोलर कोस्टर इज अ कर्वीलिनियर मोशन. उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए नया है, सो एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं, उसको डिटेल में स्टडी हम 4th चैप्टर में करेंगे. सो सपोज वंस अगेन, अभी कप का मैं चौक फेंक रहा हूं तो इस बार मैं डस्टर फेंकूंगा. सपोज डस्टर को मैंने इस तरह से थ्रो किया तो वो इस तरह की एक कर्व पाथ पे जाएगा. सो वो जो मोशन है उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. हम अगर फुटबॉल को किक करेंगे, बास्केटबॉल को थ्रो करेंगे, टेनिस बॉल को थ्रो करेंगे, सो सभी थ्रोइंग जो भी हम थ्रो करते हैं उस वक्त जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉल है वो कर्व पाथ फॉलो करता है, और उस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. उसके लिए जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन आवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज मोशन इन अ प्लेन. लेकिन अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है. नेक्स्ट, अगर ये मेरा पाथ कर्व है, ठीक है, ये कर्व पाथ अभी सपोज सर्कल हो गया परफेक्टली, देन वी गेट सर्क्यूलर मोशन. मतलब पाथ तो मेरा कर्व था, लेकिन अगर मेरा कर्व पाथ अगर परफेक्ट सर्कल है, ठीक है, तो हमें मिलेगा सर्क्यूलर मोशन. सो यहां पे पाथ कैसा होगा, सर्क्यूलर. So here we get circular path. So if any object is moving on a circular path, then such type of motion is known as circular motion. Circular motion के examples बहुत सारे हैं, ठीक है. First, revolution of planets around sun, ठीक है. सेकेंड, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट्स. एंड थर्ड, और एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें बीच में एक रहता है और आजू बाजू में घूमते हैं, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस. सो हियर सर्कुलर मोशन में एग्जांपल्स हमने देखे, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मतलब बीच में सन है, प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट, सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट्स,
यहां पे मैंने जनरल लिखा है, लेकिन अगर हम मून को लेंगे तो वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। वैसे काफी सारे एग्जांपल्स है, अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग सैटेलाइट्स है, हमने नेम दिए हैं, लेकिन अभी हम यहां पे सिर्फ मून और अर्थ के जगह जनरल वर्ड्स यूज करेंगे। एंड देन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, so these are examples of circular motion. After that we have one more type, that is oscillatory motion. So next type of motion is oscillatory motion. अभी मैं उसे यहां से ऊपर की तरफ लिखूंगा। So our next type is oscillatory motion. अभी ऑसिलेटरी मोशन में पाथ कैसा होगा? सो ऑसिलेटरी मोशन में पाथ होगा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, ऊपर नीचे, आजू बाजू। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली आगे पीछे कर रहा है, आजू बाजू मूव हो रहा है, ऊपर नीचे मूव हो रहा है, दैट इज इफ इट्स मोशन इज टू एंड फ्रो, देन सच मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसकी और परफेक्ट डेफिनेशन हम अपने 11th स्टैंडर्ड के लास्ट सेकंड चैप्टर, दैट इज ऑसिलेशन का ही पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसमें सीखेंगे उसको डिटेल में। सो हियर टू एंड फ्रो पाथ पर अगर मोशन होगा तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। और उसके सिंपल एग्जांपल्स आपको पता है। उसका पहला एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम एक ऐसा एग्जांपल है जो आप हर रोज देखते भी हो, कई बार क्लॉक के नीचे लटका हुआ होता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसके सिवा एक और जो हम झूला झूलते हैं ना, दैट इज स्विंग। सो स्विंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सो यहां पे हमने 4 टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी किए। रेक्टिलिनियर मोशन, उसका पाथ स्ट्रेट है इसलिए उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज कर्विलिनियर मोशन, उसका पाथ कर्व है। सर्कुलर मोशन में पाथ सर्कल होगा और ऑसिलेटरी मोशन में पाथ टू एंड फ्रो होगा। और उसके रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स भी हमने स्टडी किए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ पार्टिकल। अभी आपको पता है फिजिक्स में क्या, तो क्या हम बड़ी लार्ज ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एग्जाम्पल तो देखा ही होगा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि सपोज ये सन है और ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है। अभी इन दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। सो हम इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो हम क्या लेते हैं? हम इस सन को पॉइंट साइज और अर्थ को भी पॉइंट साइज रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r लेते हैं और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो हम फिजिक्स में बहुत सारी बड़ी चीजों से डील करते हैं, इसीलिए कई बार हमारी जो स्टडी है, हमारा स्टडी सिंपल करने के लिए हम ऐसी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। सो दैट कंसिडरेशन इज अ पार्टिकल। हियर वी आर कंसिडरिंग दिस सन एंड अर्थ एज अ पार्टिकल। सो पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होगी? सो पार्टिकल की डेफिनेशन हम देखें, सो पार्टिकल इज नथिंग बट अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। So particle is what? Particle, so it is a point sized object. बहुत ही छोटा, यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, उससे भी छोटा पॉइंट हम ले सकते हैं। So it is a point sized object that possess. So उसके पास क्या होगा? सो इस पार्टिकल के पास सन का मास होगा। सो पार्टिकल इज अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट दैट possess mass of an object. What? That possess mass
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट की जगह हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास हम इसे दे देंगे, लेकिन इसका जो बहुत बड़ा डायमेंशन होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही छोटा, दैट इज पॉइंट साइज्ड। और इस कंडीशन में अब हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी स्टडी सिंपल हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल यूज करते हैं इन फिजिक्स। सो हम ये पार्टिकल कब और कौन सी कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं, सो उसके भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम किन किन कंडीशंस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। हर बार तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट उठाऊं और उसे पार्टिकल एज्यूम कर लूं, ऐसा नहीं होता। सो नेक्स्ट, व्हेन वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल, सो हम कौन सी सिचुएशंस में कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल एज्यूम करेंगे। सो उसकी फर्स्ट कंडीशन है, हमने अभी जो कंडीशन देखी वही, हमने अभी देखा कि सन बहुत बड़ा है, अर्थ भी बहुत बड़ा है, लेकिन उन दोनों के डायमेंशंस के कंपेयर में उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनसे बहुत लार्ज है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is too large compared to their dimensions. मतलब कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके डायमेंशंस के कंपैरिजन में अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है तब हम वो ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं। और इसीलिए हमने आगे के एग्जांपल में सन और अर्थ को पार्टिकल एज्यूम किया था, क्योंकि उनका डायमेंशंस बड़ा है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन उनके डायमेंशंस के कंपेयर में उन दोनों के बीच का डायमेंशन और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज टू लार्ज, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग बोथ एज अ पार्टिकल। सो ये हमारी पहली कंसिडरेशन है। नाउ सेकेंड कंसिडरेशन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज too large compared to its dimensions। ठीक है, सो इस कंडीशन में भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। इस पॉइंट का मीनिंग क्या होगा कि अगर मेरी एक कार है, कार की लेंथ होगी शायद 2-3 मीटर, ठीक है, छोटी है इसलिए 2-3 मीटर, ट्रक ले लूंगा तो होगी बड़ा डायमेंशन भी होगा ट्रक का, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस लूं, सपोज अहमदाबाद से वडोदरा, सो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम देखें, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली लेट अस टेक इट एज 100 किलोमीटर्स। These 100 kilometers will be equals to 1 lakh meter। और कार का डायमेंशन कितना हमने देखा, नियरली 2 मीटर। अगर यहां पे कार खड़ी रहेगी तो वो कार हमें दिखेगी भी नहीं, ठीक है। अगर गूगल मैप्स से आप अहमदाबाद और बड़ौदा देखेंगे तो 2 पॉइंट्स बताएंगे, लेकिन अगर वहां पे कोई कार खड़ी है तो दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी, ठीक है। सो अगर कोई कार है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस कवर करती है कंपेयर टू इट्स डायमेंशन, देन इन दैट कंडीशन वी कैन कंसीडर दिस कार एज अ पार्टिकल। सो यही हमारा ये सेकंड पॉइंट समझाता है। थर्ड पॉइंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और
उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेंगे, तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ये डस्टर यहां से मूव होके यहां जाएगा, तो यहां पे जो आगे के पोर्शन ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही डिस्टेंस पीछे का पोर्शन कवर करेगा। तो अगर मैं आगे हर एक पार्टिकल का थोड़ी मैं स्टडी करने जाऊंगा कि उसने कितना मोशन किया, मैं इसकी जगह सिर्फ एक ही पार्टिकल ले लूं और उसी एक पार्टिकल का मोशन स्टडी करूं, तो वो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए ही मिलेगा, क्योंकि सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करते हैं। और इसीलिए हमारा थर्ड कंसिडरेशन है कि थर्ड इज व्हेन ऑल पार्टिकल्स of an object covers same distance in same time, then in this condition also we can assume an object as a particle. So 3 पॉइंट्स हुए। पहले में ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस के कंपैरिजन में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, दैट इज सन एंड अर्थ, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करता है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया उससे कंपैरिजन में उसका डायमेंशन अगर छोटा है, बहुत छोटा है, देन वी कैन कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सभी पार्टिकल्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तभी हम उस पूरे ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। सो इन तीन कंडीशंस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो अभी ये पूरा पार्टिकल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार फिजिक्स में कई बार आपको ये यूज में आएगा। तो ये 3 कंसिडरेशंस याद रखना।